हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टेज ऑफ एनास्थेसिया। उसके बाद हम लोग समझेंगे आपका फार्माकोकाइनेटिक ऑफ इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जनरल एनास्थेटिक्स होते क्या हैं, उनके कार्डिनल फीचर्स क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और मैक क्या होता है, मीन्स मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ एनास्थेसिया। तो अगर हम बात करें कि जनरल एनास्थेटिक की जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, तो जो आपका जनरल एनास्थेटिक्स है उसका जो इरेगुलर असेंडिंग कह सकते हैं आर्डर में, वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को क्या करता है, वो उसके एक्शन को एबोलिश करता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है कि जो आपके हायर सेंटर हैं, सबसे पहले हायर जो फंक्शन सेंटर हैं, सबसे पहले उन पे जनरल एनास्थेटिक का इफेक्ट आता है, फिर लोअर फंक्शन पे इफेक्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन अगर हम बात करें कि स्पाइनल कार्ड का जो लोअर सेगमेंट है उस पर जनरल एनास्थेटिक का सबसे पहले इफेक्ट होता है कंपेरिजन टू द अपर सेगमेंट। ये तो हो गया कि आपका जनरल एनास्थेटिक जो है वो सबसे पहले हायर फंक्शन को अफेक्ट करेगा, फिर लोअर को करेगा, फिर स्पाइनल कार्ड के लोअर करेगा, फिर अपर को करेगा। अल्टीमेटली क्या करता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करना है, हमें डिफरेंट पार्ट, हमने आपको बताया था हिप्पोकैम्पस हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, हमने आपको बताया था थैलेमस हो गया, इनको क्या करता है कि वो वहाँ पे उसको क्या करता है, उसके एक्शन को एबलिश करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके स्टेज ऑफ एनास्थेसिया की। अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक का है। तो एनाल्जेसिक का स्टेट देखिए क्या स्टेज जो आपका स्टार्ट है, स्टार्ट फ्रॉम इनहेलेशनल एनास्थेटिक, मीन्स जब हम इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स ले रहे हैं वहाँ से ये स्टेज स्टार्ट होती है। कहाँ से? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन्स जब जनरल एनास्थेटिक्स हम ले रहे हैं वहाँ से लेके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया होता है। अब स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में क्या होता है कि कोई माइनर सर्जरी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि पेशेंट कैन सी एंड हियर, मीन पेशेंट देख सकता है, सुन सकता है, और उसको क्या है एक ड्रीम लाइक जो है उसको एक्शन उसके करता है वो। तो ये उसके सिम्टम्स हैं, मीन्स पेशेंट देखेगा भी, सुन सकता है, आप माइनर सर्जरी भी कर सकते हैं, कुछ मेजर सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन ये है आपका आता है किसमें, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ डेलिरियम की। तो अब जहाँ से पहला स्टेज खत्म हुआ है वहीं से दूसरा स्टार्ट होगा, मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से रेगुलर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से रेगुलर रिस्पायरेशन तक जाता है आपका स्टेज ऑफ डेलिरियम। इसमें क्या होता है, पेशेंट शाउट होने लगता है, एक्साइटमेंट होता है पेशेंट में। उसके बाद क्या करता है, अपनी ब्रीथ को होल्ड करता है। ये सिम्टम्स हैं, देखिए होल्ड द ब्रीथ। और उसके बाद क्या होता है कि हार्ट रेट, बीपी क्या होती है यहाँ पे, मे राइज, मतलब बढ़ सकता है, बीपी भी बढ़ सकती है और पेशेंट का हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। अब ये तो हो गया आपका स्टेज ऑफ डेलिरियम। उसके बाद है सर्जिकल एनास्थेसिया। सर्जिकल एनास्थेसिया की अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि रेगुलर रिस्पायरेशन में खत्म हो रहा है, फ्रॉम रेगुलर रिस्पायरेशन टू सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। जहाँ पे स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग खत्म हो जा रही है, सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, वहाँ पे सर्जिकल आपका एनास्थेसिया आएगा। अब सर्जिकल एनास्थेसिया में क्या है कि इसको 4 प्लेन में डिवाइड किया गया है। मीन्स आप समझिए कि 4 सिम्टम्स आपको देखने हैं। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि स्टेज ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सर्जिकल एनास्थेसिया में आपका चल रहे हैं। तो पहला प्लेन जो है वो है रोविंग ऑफ आई बॉल बिकम फिक्स। पहले क्या होगा कि आई बॉल जो हो वो क्या होती, मूव करती रहती, लेकिन कुछ देर में क्या हो जाएगी, एकदम फिक्स हो जाएगी। पहला प्लेन हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, लॉस ऑफ कार्नियल एंड फेरेंजियल रिफ्लेक्स। मीन्स कार्नियल और फेरेंजियल रिफ्लेक्स क्या हो जाएंगे, टोटली क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई भी रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। तीसरा चीज़ देखिए, पीपल स्टार्ट डायलेटिंग। पीपल स्टार्ट हो जाती है डायलेट करना, एंड क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट। मीन्स लाइट अगर टॉर्च जलाएंगे तो पेशेंट में कोई भी इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। तीसरा प्लेन हो गया। चौथा क्या है, इंटरकॉस्टल पैरालिसिस। इसका मतलब है जो इंटरकॉस्टल मसल है वो क्या हो जाएंगे, फुल्ली रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये सर्जिकल एनास्थेसिया में 4 प्लेन में डिवाइड किया गया है। अब सर्जिकल के बाद आता है मेडुलरी पैरालिसिस, सबसे खतरनाक स्टेज है, लास्ट स्टेज मानते हैं।
तो अब क्या है कि यहाँ पे हमने बताया था कि जहाँ खत्म होगा वहीं स्टार्ट होगा। सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग टू फेल्योर ऑफ सर्कुलेशन एंड डेथ, ये आपका लास्ट स्टेज है। कौन सा है? मेडुलरी पैरालिसिस। यहीं पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सर्जरी करने की, तो जो सबसे ज़्यादा सर्जरी की जाती है वो देखिए सर्जिकल, नाम से ही पता है कि सर्जिकल एनास्थेसिया में ये जो 4 प्लेन दिए हैं, यही प्लेन देख करके क्या करते हैं, एनास्थेसिया में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी कर लेते हैं। तो ये जनरल एनास्थेटिक के 4 जो हमने बताया स्टेज डिवाइड किए गए हैं। देखिए वो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डेलिरियम, सर्जिकल एनास्थेसिया, मेडुलरी पैरालिसिस, ये तो हो गया स्टेज ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। तो हम लोग 1 बाय 1 बहुत आराम से देख रहे हैं, तो बहुत चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा आपके लिए, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता भी रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जो जनरल एनास्थेटिक्स है वो आपकी वेपर या गैस होगी। वेपर होगी, गैस होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको लेंगे तो कहाँ पहुँचेगा, एल्वेलाई में पहुँचेगा। एल्वेलाई जब उसको क्या करेगी, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में जाएगा। अब हमें पहुँचना कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्या होगा कि जो पहला आपका वेपर है, गैस है जनरल एनास्थेटिक, वो पहुँचेगा कहाँ पे, एल्वेलाई में पहुँचेगा, लंग्स में पहुँचेगा, उसके बाद ब्लड में पहुँचेगा, ब्लड से ब्रेन में पहुँचेगा। अब बात आती है कि जो जनरल एनास्थेटिक्स है वो अगर आपका एल्वेलाई से ब्रेन में पहुँच रहा है तो इसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक तो पहला चीज़ है पार्शियल प्रेशर, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ है कि इसमें 2 चीज़ होती है, एक होती है आपकी इंटेंसिटी होती है, दूसरा होती है रिकवरी। 2 चीज़ें आपको देखनी है कि इंटेंसिटी एंड रिकवरी। अब देखिए क्या होता है कि दूसरा चीज़ इंटेंसिटी में समझिएगा डेप्थ। अब देखिए क्या है कि डेप्थ डिपेंड अपॉन मैक नंबर, मीन्स जो जनरल एनास्थेटिक की जो डेप्थ होगी, पोटेंसी होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, मैक पे, मीन्स मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, हम आपको पहले बता चुके हैं इसको। उसके बाद क्या है कि एंड पार्शियल प्रेशर पे, 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, मीन्स मैक पे डिपेंड करेगी और पार्शियल प्रेशर जनरल एनास्थेटिक की। अब क्या है कि बात आती है रिकवरी की। ये तो हो गया जनरल एनास्थेटिक आपने दिया, लंग्स में पहुंचा, ब्लड में पहुंचा, ब्रेन पहुंच गया, भाई काम हो गया, सर्जरी हो गई, अब उसकी रिकवरी भी तो करानी है। तो क्या होता है कि जो जनरल एनास्थेटिक की जो रिकवरी होती है वो होता है चेंज इन द पार्शियल प्रेशर इन द ब्रेन। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे कि चेंज पार्शियल प्रेशर इन द ब्रेन, जो पार्शियल प्रेशर जो ब्रेन में चेंज होगा उसी से क्या होगा, हमारे पेशेंट की रिकवरी होगी। अब क्या है कि अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर को ब्रेन में चेंज कर रहे हैं, तो वो पहला चीज़ आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनास्थेटिक्स इन द इंस्पायर्ड गैस। अब क्या है कि पार्शियल प्रेशर जो जनरल एनास्थेटिक का है, जो इंस्पायर्ड गैस जो हम ले रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द जनरल एनास्थेटिक्स। अब क्या है कि जितनी ज़्यादा जनरल एनास्थेटिक का कंसंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा हमारी ड्रग क्या होगी, बॉडी में पहुंचेगी। तो ये हो गया आपका पहला चीज़ है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनास्थेटिक इन द इंस्पायर्ड गैस, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब क्या है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन का आपको मालूम है कि जो हमारा लंग्स है क्या है, ये हाईली क्या है, वेंटिलेटेड है, परफ्यूज्ड भी होता है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें वेंटिलेशन मीन्स क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो ये हाइपर वेंटिलेशन होता है। अगर पल्मोनरी वेंटिलेशन में अगर हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा वेंटिलेशन होगा उतने ज़्यादा जनरल एनास्थेटिक पर मिनट ट्रांसफ़र होगा। और जब जनरल एनास्थेटिक ज़्यादा कंसंट्रेशन पर मिनट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब है इंडक्शन बहुत तेज होगा। ये तो हो गया आपका हाइपर वेंटिलेशन। तीसरा हो गया एल्वेलाई एक्सचेंज। एल्वेलाई एक्सचेंज में क्या होता है कि जो परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन, 2 चीज़ें हैं। परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन का हर वक्त क्या होता है, मैच होना चाहिए, लेकिन परफ्यूजन और वेंटिलेशन का कभी कभी मिसमैच हो जाता है। जब क्या होता है, कोई भी लंग्स डिजीज हो, जैसे इम्फाइसीमा हो गया या कोई और लंग्स डिजीज़ हो जाती है, तो जो परफ्यूजन है
परफ्यूज़न हो गया, जो वेंटिलेशन हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। अब जब ये मिसमैच हो जाता है तो यहाँ से रिकवरी और इंडक्शन, जो रिकवरी हो रही है जो होगी बाद में, या इंडक्शन जो होगा, वो सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर नहीं रहेंगे, कोई ज़्यादा हो रहा है कोई कम हो रहा है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एनास्थेटिक इन ब्लड। दूसरा चीज़ समझिएगा कि कुछ एनास्थेटिक्स, जनरल एनास्थेटिक ऐसे होते हैं जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट किए बिना पहले क्या होते हैं कि वो सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉल्युबलाइज्ड हो जाते हैं। अब वो सॉल्युबलाइज्ड हो जाते हैं तो क्या होता है कि जब सॉल्युबलाइज्ड हो गए तो पार्शियल प्रेशर डेवलप्ड नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। अब पार्शियल प्रेशर का डेवलप नहीं होगा तो क्या होता है कि रिकवरी और इंडक्शन क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। पहला चीज़, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती, कुछ जनरल एनास्थेटिक्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे होगी, पार्शियल प्रेशर डेवलप्ड हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर डेवलप्ड हो जाएगा तो जो आपकी रिकवरी है, जो आपका इंडक्शन है, वो दोनों प्रॉपर होंगे। इसलिए जनरल एनास्थेटिक बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेरिब्रल ब्लड फ्लो। अब देखिएगा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो की बात करें तो आपका ब्रेन हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन मतलब होता है जहाँ ब्लड की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं। तो आप यहाँ बात कर रहे हैं, हम सेरिब्रल ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अब हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन हो इसका मतलब है कि जो जनरल एनास्थेटिक है ब्रेन में बहुत जल्दी पहुँच जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी। यहाँ क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ये वैसोडाइलेशन कर देता है। जब वैसोडाइलेशन होगा तो इंडक्शन और रिकवरी को फास्ट कर देता है। इंडक्शन और रिकवरी दोनों क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी उस कंडीशन में। दूसरा चीज़ क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पायरेशन को स्टिमुलेट कर देता है। रिस्पायरेशन को स्टिमुलेट करता है, साथ साथ में ट्रांसपोर्ट को भी क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देगा। तो ये डिपेंड करता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो। अब बात आती है कि जितने भी फैक्टर्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात आती है कि अगर जनरल एनास्थेटिक का काम तो हो गया, जब जनरल एनास्थेटिक का काम हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो आपका लंग्स है, जहाँ से अभी जनरल एनास्थेटिक आपका क्या होता है कि वो वहाँ से ब्लड में पहुँच रही थी, उसके जो एपिथेलियल है ब्लड से आपका ब्रेन पहुँचा रही थी। अब जब आपका जनरल एनास्थेटिक का जो सप्लाई है बंद कर दी जाती थी, यही जो एपिथेलियल है वो क्या करती हैं कि अब रिकवरी का काम करने लगती है। क्योंकि क्या होता है, जो जनरल एनास्थेटिक होता है इनका मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता नहीं होता है, और अनचेंज फार्म में क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट कर जाती हैं। तो यही इसका एलिमिनेशन है कि अनचेंज फार्म में क्या होता है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जो लंग्स है जो अभी तक क्या कर रहा है, इसको पहुंचा रहा था, यही इसका क्या करेगा, रिकवरी को भी, मीन्स एलिमिनेशन में भी वही काम करता है। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि स्टेज ऑफ एनास्थेसिया हम लोगों ने देखा, और फार्माकोकाइनेटिक ऑफ इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसका कि आइडियल फीचर्स ऑफ जनरल एनास्थेटिक जो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, डॉक्टर के लिए हो, एनास्थेटिक्स लिए, और टेक्निक देखेंगे। तो आज हम लोगों ने ये कवर कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।